रात के अंधेरे में एक घने जंगल में एक आदमी ने एक लड़की का चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया था और उसकी आईडी, पर्स सब कुछ जला रहा था। इस दुनिया में आज भी अगर लड़की अकेले घर जाती है तो घर वालों को डर लगता है कि वो सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं, लेकिन इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं सकता। अब ये लड़की कौन थी जिसे उस अनजान शख्स ने मारा और उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की? क्या ये किसी तरह का बदला लेने के लिए किया गया था या इस लड़की को किसी ना किए हुए गुनाह की सजा मिली है? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। अगले दिन दोपहर को एक लड़का जिसका नाम सुजय था, वो पुलिस स्टेशन में आता है। सर मेरी मदद कीजिए प्लीज सर। आप पहले शांति से बैठ जाइए और बताइए कि क्या हुआ है। सर मेरा नाम सुजय है, मेरी गर्लफ्रेंड सोनाक्षी, उसका कल शाम से कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने उसके घर जाकर भी देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने उसको कॉल भी किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। आप घबराइए मत, जो कुछ भी हुआ है हमें साफ साफ बताइए। सर सोनाक्षी एक सेल्स गर्ल है। हमारे मार्केट में ब्यूटी शॉप नाम से एक लेडीज गारमेंट्स की दुकान है, वहां वो जॉब करती है और जॉब से छूटने के बाद मुझसे मिलने आती थी। कल शाम को भी मुझसे वो मिली और हमेशा की तरह घर चली गई, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। क्या उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? सुजय ने सोनाक्षी की तस्वीर दिखाई। इंस्पेक्टर राठौर ने लालू पटेल को उस तस्वीर की कॉपी निकालकर आसपास के एरिया के पुलिस स्टेशन में भेजने के लिए कहा। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने सोनाक्षी की तलाश करनी शुरू की। तभी कामिनी को एक कॉल आता है। हाँ बोलिए। मैडम जी, मैं बुरखार नगर के पास वाले जंगल से बात कर रहा हूँ। यहाँ एक लड़की की लाश मिली है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ठीक है, आप वहीं रहिए, लाश के नजदीक मत जाइएगा, हम अभी आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक लड़की की लाश बहुत बुरी हालत में है। उसका चेहरा पूरी तरह से पत्थर से कुचल दिया गया था, उसकी पहचान भी मिटा दी गई थी। इंस्पेक्टर राठौर ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सुजय को लाश को पहचानने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। सुजय ने बताया कि सोनाक्षी की हाइट 5 फीट 3 इंच थी और लाश की हाइट भी 5 फीट 3 इंच ही थी। सुजय ये बात सुनकर फूट-फूट कर रोने लगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सोनाक्षी, मुझे अकेला मत करो प्लीज। इंस्पेक्टर राठौर ने सुजय से जानने की कोशिश की कि कहीं सोनाक्षी की किसी के साथ दुश्मनी या किसी बात का गुस्सा, किसी से झगड़ा, लेकिन सुजय ने बताया कि सोनाक्षी बहुत सीधी सादी लड़की थी। वो बस अपना काम करती थी, ना किसी से झगड़ा ना दुश्मनी। इंस्पेक्टर राठौर को ये बात अजीब लगी कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो सोनाक्षी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। इंस्पेक्टर राठौर ने सोनाक्षी जिस शॉप में काम करती थी वहां जाकर इंक्वायरी करने के लिए कहा। ये क्या हालत बनाई है तुम लोगों ने शॉप की? मैं 2 दिन दुकान क्या नहीं आया, सबने दुकान को कबाड़ खाना बना कर रखा है। और सोनाक्षी कहाँ है? आज क्या खुद छुट्टी ले ली है क्या उसने? छुट्टी तो अब उसने हमेशा के लिए ले ली है। आप मतलब सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि सोनाक्षी का मर्डर हुआ है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? सोनाक्षी का मर्डर? कब, कैसे? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो 2 दिन से दुकान ही नहीं आया था, आज आया हूँ। संजू से बात करने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहाँ से चले गए। रास्ते में उन्हें सुजय मिल गया। सर, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? सुजय ने बताया कि सोनाक्षी जिस शॉप में काम करती थी उसका ओनर संजू कभी कभी उसे गलत नजर से देखता था। सोनाक्षी ने उसे एक बार बताया था कि जब वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिखा रही थी तो शॉप का ओनर वहीं बैठा हुआ उसे घूर रहा था। अगले दिन कामिनी और लालू पटेल ने उस शॉप के सीसीटीवी कैमरा चेक किए। उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि संजू सोनाक्षी को घूर रहा था। कामिनी और लालू पटेल उसे पुलिस स्टेशन लेकर आ गए और उससे पूछताछ की।
इस केस में एक नया नाम जुड़ गया था, संजू का। पुलिस की शक की सुई अब संजू की तरफ थी। क्या सच में संजू ने ही सोनाक्षी को मारा था, या संजू की आड़ में कोई और है जो ये सब कर रहा था? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब बताओ, तुमने क्यों मारा सोनाक्षी को? सर, मैंने नहीं मारा सोनाक्षी को। मैं उसे क्यों मारूंगा सर? वो तो मेरे दुकान की टॉप सेल्स गर्ल थी। मैं अपनी ही दुकान का नुकसान क्यों करूंगा? सच बताओ, अगर हमने सच्चाई का पता लगा लिया तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सोनाक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि सोनाक्षी का गला एक बारीक तार से घोट कर मारा गया है, फिर उसका चेहरा खराब किया गया। ये रिपोर्ट मिलते ही इंस्पेक्टर राठौर ने संजू के दुकान और घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सुजय के घर की तलाशी ली। घर में उन्हें एक नुकीली तार मिली जो एक पैकेट में बंद थी। ये देखिए सर, ये बिल्कुल आपके बताए तार की तरह लग रहा है। तार मिलते ही इंस्पेक्टर राठौर सुजय को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर गया। सर, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैंने अपनी सोनाक्षी को नहीं मारा। मैं उससे प्यार करता था, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैंने आपसे कहा ना कि संजू ने ही मारा होगा, उसकी नीयत ही खराब थी। और वो तार, आप ध्यान से देखिए, उस पर कहीं भी खून का निशान है क्या? सुजय ने बताया कि वो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और ऐसे कामों के लिए उन्हें ऐसी तार अपने पास रखनी पड़ती है। अभी तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन इस शहर को छोड़कर जाने की सोचना भी मत। अगले दिन कामिनी और लालू पटेल ने सोनाक्षी के घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिला। क्या लगता है आपको, कौन होगा सोनाक्षी का खूनी? क्या चाहता होगा वो? क्या संजू ने अपनी हवस में सोनाक्षी को मारा है, या सुजोय ही वो है जिसने सोनाक्षी का कत्ल करने के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। 2 दिन बाद कामिनी और लालू पटेल संजू के शॉप पर गए और फिर एक एम्प्लॉय जिसका नाम चिंटू था उसे घसीटते हुए शॉप से बाहर लेकर आए। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर चिंटू को मारते हुए पूछता है, अब पूरी सच्चाई तुम बताओगे या हम अपने हथकंडे आजमाएं? मैंने कुछ नहीं किया है सर, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने क्या किया है? मेरा तो सोनाक्षी से कोई नाता भी नहीं था। मैंने तो सोनाक्षी का नाम भी नहीं लिया, तो तुम्हें कैसे पता कि हम तुम्हें उसी केस के सिलसिले में यहाँ लाए हैं? ये सुनकर चिंटू शांत हो गया। इंस्पेक्टर राठौर ने चिंटू से सख्ती से पूछा कि उसके पास सोनाक्षी का गोल्ड ब्रेसलेट कहाँ से आया। गोल्ड ब्रेसलेट देखते ही चिंटू हड़बड़ा गया। अब बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? क्या सांप सूंघ गया है तुम्हें? इंस्पेक्टर राठौर ने चिंटू को जोर का थप्पड़ मारा। उसके बाद चिंटू तोते की तरह सब कुछ बताना शुरू कर देता है। चिंटू ने बताया कि वो सोनाक्षी को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था। उसने बहुत बार सोनाक्षी से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं कर पाया। चिंटू जानता था कि सोनाक्षी संजू के दुकान में काम करना नहीं चाहती, इसीलिए उसने सोनाक्षी को दूसरे दुकान के बारे में भी बताया था। देखो सोनाक्षी, मैं जानता हूँ कि तुम संजू की दुकान में काम करना नहीं चाहती। उसकी नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें मेरी दूसरी पहचान की दुकान के बारे में बताना चाहता हूँ। वहाँ तुम नौकरी कर सकती हो और सैलरी भी यहाँ से ज्यादा मिलेगी, और वहाँ की ओनर भी लेडीज है, तो तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो आज शाम को काम से छूटने के बाद मुझसे मिलना। नई जॉब मिलने की आस में सोनाक्षी ने सुजय से मिलने के बाद चिंटू को कॉल किया। चिंटू अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच गया। तुम तो शॉप का एड्रेस देने वाले थे ना? अरे एड्रेस क्यों, मैं भी वहीं जा रहा हूँ ना अपने दोस्त से मिलने, तो तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ। सोनाक्षी बेझिझक गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर आगे जाने के बाद जंगल के बीच रास्ते में चिंटू ने गाड़ी रोकी और सोनाक्षी के साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम सुजोय को छोड़ दो ना और मुझसे शादी कर लो। छोड़ दो मुझे, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा कहकर सोनाक्षी ने चिंटू को धक्का दिया और वहाँ से जंगल की ओर भागी, लेकिन चिंटू ने उसका पीछा किया और पास में पड़ी एक तार उठाई और उसी से सोनाक्षी का गला घोट दिया।
और गुस्से में उसका चेहरा खराब कर दिया। लेकिन उसकी पहचान मिटाने के लिए उसने सोनाक्षी की पर्स में आग लगा दी। घर लौटते वक्त उसने वो तार एक नाले में फेंक दी। तुम जैसे घिनौनी सोच वाले इंसानों की वजह से ही आज देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। सही कहा सर, ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर मारना चाहिए। लेकिन सर, आपको एकदम से इस पर शक कैसे हुआ? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब सुजय को पुलिस स्टेशन से जाते वक्त उसके मोबाइल में सोनाक्षी की तस्वीर वॉलपेपर पर दिखी थी, तो उसमें उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। वही ब्रेसलेट सोनाक्षी के घर की तलाशी के दौरान उसके घर में लगी तस्वीरों में भी था। इसका मतलब सोनाक्षी वो ब्रेसलेट हमेशा पहनती थी, लेकिन उसके लाश के पास उसे कोई ब्रेसलेट नहीं मिला था। जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन के शॉप के सीसीटीवी फुटेज में भी उसके हाथ में ब्रेसलेट था। तो जाहिर सी बात है, ब्रेसलेट की चोरी हो गई है। और अगर वो चोरी हुई है तो जरूर किसी गोल्ड शॉप में सेल किया गया है या नया बनवाया गया है। 2 दिन तक हमने शहर के सारे गोल्ड शॉप के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसमें पता चला कि हरिनाथ ज्वेलर्स में सेम ब्रेसलेट किसने बेचा है। बस तभी इंस्पेक्टर राठौड़ को शक हो गया कि असली कातिल यही है। बस सर, आपका तो जवाब नहीं है। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। सोनाक्षी की थोड़ी सी लापरवाही और चिंटू की बुरी सोच ने न सिर्फ सोनाक्षी की जान ली, बल्कि सुजय को भी अकेला कर दिया और इंसानियत के नाम पर एक कालिक पोत दी। आप भी हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ बने रहें। लेस्बियन। 2 लड़कों की लाशों के पास उनकी पत्नियां खड़ी आंसू बहा रही हैं। 2 सगे भाइयों का खून हुआ था। आखिर किसने किया था ये खून? कई बार रिश्ते अपनी मर्यादा भूलकर एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दूसरे रिश्ते खतरे में पड़ जाते हैं। फिर यही खतरे में पड़े रिश्ते किसी भयानक क्राइम को अंजाम दे देते हैं। आप बता सकते हैं कि कल क्या हुआ था? इंस्पेक्टर राठौर के पूछे गए सवाल का निकिता और रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो लगातार रोई जा रही थी। देखिए, हौसला रखिए, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, मगर अब आपको हमें सपोर्ट करना होगा, तभी हम आपके पतियों के कातिल तक पहुंच सकते हैं। शांत हो जाइए और हमें बताइए कि कल रात हुआ क्या था। कल रात बहुत दिनों के बाद ये दोनों घर आए थे। हम लोग भी बहुत खुश थे। साथ में खाना खाकर हम लोग अपने अपने कमरे में चले गए। तभी बाहर कुछ खटर पटर की आवाज आई, तो दोनों भाई कमरे से बाहर निकल कर आए। घर में चोर घुसे हुए थे। दोनों ने रोकने की कोशिश की तो वो लोग इनका गला दबाकर भाग गए। लेकिन चोर आए कहां से थे? सारे खिड़की दरवाजे तो बंद हैं। कोई भी खिड़की टूटी नहीं है। वो हम लोग रात को छत का दरवाजा बंद करना भूल गए थे। शायद कोई पड़ोस का ही आदमी आया हो, क्योंकि लोगों को पता था कि हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं। पड़ोस के लोग थे। तब तो चेहरा देखकर पहचान सकते हैं। किसी पर शक है आपको? वो अरे, रात को अंधेरा था। यहाँ पर हम लोगों को उनकी शक्ल नजर ही नहीं आई। ओह, लल्लू जी, फिंगरप्रिंट्स और कुछ एविडेंस मिले तो कलेक्ट कर लीजिएगा और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। कामिनी, आस पड़ोस से पता करने की कोशिश करो, क्या पता कुछ पता चल जाए। इंस्पेक्टर राठौर छत पर गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उनकी छत से किसी भी पड़ोसी की छत जुड़ी हुई नहीं थी। इसीलिए इंस्पेक्टर राठौर का दिमाग कहीं और चलने लगा। वो आसपास का मुआयना करके वापस नीचे उतर आए। तब तक कामिनी आसपास के लोगों से पूछताछ करके वापस आ चुकी थी। कामिनी, कुछ पता चला? सर, ये लोग सही बोल रहे हैं। ये लोग यहाँ अकेले रहते हैं। इनके पति शहर में रहते हैं और कल रात को ही लौटे थे और फिर रात को ये हादसा। अगर कल घर में आए थे तो हो सकता है कि शायद किसी पुरानी दुश्मनी वाला एंगल हो, क्योंकि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है और ना ही हाथापाई के कोई भी निशान है। अब वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है।
दोनों की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत की असली वजह क्या हो सकती है। इंस्पेक्टर राठौर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। सर, आपको जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो आ गई। ये लीजिए दोनों भाइयों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लल्लू जी के हाथ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर जब राठौर सर उस रिपोर्ट को देखने लगे तो अचानक उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। इस रिपोर्ट ने मेरे शक को पुख्ता कर दिया है। अब मुझे पता है कि कातिल कौन है। सर, आप यहाँ? आप दोनों अगर अपना जुर्म कबूल कर लें तो उसी में आपकी भलाई है, वरना पुलिस वाले अपना काम करना अच्छी तरह से जानते हैं। बताइए क्यों मारा उन लोगों को? चलो अच्छा है, देवर जी की शादी अच्छे से हो गई। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको उनकी शादी की चिंता थी, तो अब तो आप लोग वापस यही गांव में आकर रहेंगे ना? या मुझे भी शहर ले चलना? यहाँ अकेले मेरा मन नहीं लगता है। अरे वो मोहित की पत्नी अंजलि भी तुम्हारे साथ रहेगी। तुम दोनों यहाँ साथ में रहना, हम दोनों वहाँ शहर में रहेंगे। तुम दोनों यहाँ गांव में रहना, शहर में खर्चे बहुत होते हैं। इसका मतलब अब भी हमें अलग अलग ही रहना होगा? कहते हुए निकिता उदास हो गई, मगर रवि ने उसे प्यार से समझा दिया। शादी के 2-3 दिन बाद ही रवि और मोहित निकिता और रश्मि को अकेला छोड़कर शहर चले गए। दीदी, आप यहाँ पर अकेले कैसे रहती हैं? मेरा तो मोहित जी के बिना मन ही नहीं लग रहा है। मन तो मेरा भी नहीं लगता है, पर मजबूरी है, क्या करें। चल, आज तेरी पसंद का खाना बनाते हैं ताकि तुझे अच्छा लगने लगे। बोल, क्या खाएगी? कहते हुए रश्मि और निकिता किचन में खाना बनाने लगी। तभी निकिता के हाथ पर चोट लगी तो रश्मि ने तुरंत उसके हाथों पर मरहम पट्टी कर दी और उसे 2-3 दिन आराम कराया। उसके बाद जब निकिता काम करने के लिए आई तो रश्मि ने उसे कोई काम करने नहीं दिया। अरे, छोटी सी चोट लगी है तो बेकार में ही परेशान हो रही है। पहले हम अकेले रहते थे तो इससे भी बड़ी बड़ी चोट पे पूरे घर का काम किया करते थे। आपको ये छोटी सी चोट लग रही है? मेरे दिल से पूछिए, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। पहले की बात मुझे नहीं पता, मगर अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो अब आपको परेशान नहीं होने दूंगी। मैं हूँ ना आपके साथ। कहते हुए उसने उसे गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। निकिता को भी अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते दोनों एक अलग दिशा में मुड़ गए। निकिता, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं जाओगी तो नहीं ना? रश्मि, तुमने मेरे अकेलेपन को दूर किया है, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? दोनों बातें कर रही थीं कि अचानक घर का दरवाजा बजा। रात में इस वक्त कौन आया होगा? वो तो दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा। कहते हुए रश्मि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मोहित और रवि खड़े थे। उन्हें देखकर रश्मि खुश होने की बजाय उदास हो गई। क्या बात है छोरी, तू उदास क्या हो गई? अपने पति को देखकर खुश ना है तू? ना ना जेठ जी, मैं उदास को नहीं हूँ, बल्कि मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। आप लोग अचानक से सामने आ गए इसलिए। अच्छा ऐसी बात है? वो क्या है ना, हमने सोचा कि तुम लोगों को सरप्राइज देते हैं। बताओ कैसा लगा हमारा सरप्राइज? जी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत खुश हैं, है ना रश्मि? कहते हुए निकिता ने अपने पति के हाथ से सामान लिया और उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर आ गई। रश्मि कभी मोहित की ओर देखती तो कभी निकिता की ओर। वो वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ? तू मुझे घर के अंदर आने के लिए भी नहीं बोलेगी के? आओ ना, मैं कौन हूँ आपको घर के अंदर बुलाने वाली? घर आपका है, आइए। कहते हुए रश्मि ने मोहित को घर के अंदर बुलाया। निकिता तो बहुत खुश थी पति के आने से, पर रश्मि के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। आप लोगों के आने की खबर नहीं थी ना, इसलिए खाना नहीं बनाया। आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं फटाफट आलू की सब्जी और पूरी बना देती हूँ। कहते हुए वो रश्मि का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले गई, मगर रश्मि का मन किचन में जाने का बिल्कुल भी नहीं था। निकिता, क्या तुम सच में इन लोगों के आने से खुश हो या केवल दिखावा कर रही हो? दिखावा? अरे
इसमें कैसा दिखावा? पूरे 2 महीने बाद मेरा पति घर आया है तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी? और तुझे भी तो खुशी होगी मोहित भैया के आने की। नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं है। मैं तो आपके साथ ही खुश थी। मुझे और कोई नहीं चाहिए। चुप कर, पागलों की तरह बात मत कर। तेरा मेरा साथ अलग है और पति के साथ का सुख अलग है। तो क्या आज रात तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? पागल है क्या? कुछ भी बोल रही है। ये सब बातें छोड़, जल्दी जल्दी हाथ चला। वो लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कहते हुए निकिता 2 थाली में खाना परोसकर उन लोगों के लिए ले गई। रश्मि किचन में पूड़ी बना रही थी, मगर उसकी नजर निकिता पर ही थी। जितनी ज्यादा निकिता खुश थी, रश्मि उतनी ही ज्यादा दुखी। निकिता, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कहते हुए रश्मि ने दूध में नींद की दवाई मिला दी। वो दूध पीने के बाद दोनों भाई सो गए तो रश्मि निकिता के कमरे में आ गई। निकिता, क्या हुआ? तुम्हारा पति सो गया? कोई बात नहीं, मैं तो जाग रही हूँ ना। आ जाओ मेरे पास। कहते हुए वो निकिता को अपने पास बुला ही रही थी कि रवि की आंख खुल गई। क्या कर रही हो तुम दोनों? हम दोनों के पीठ पीछे तुम दोनों ये सब करती हो? रवि के अचानक जाग जाने से निकिता डर गई, मगर रश्मि ने देखा कि वो अभी भी नींद के नशे में ही था। उसने उसका गला दबा दिया। निकिता भागकर मोहित को जगाने गई तो उसने निकिता को कमरे में बंद करके अपने पति का गला दबा दिया। निकिता, मैंने तुम्हें पाने के लिए ये गलत काम किया है। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो भगवान की कसम, मैं तुम्हें मारकर खुद मर जाऊंगी। इसलिए जीना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना। दोनों के गले पर निकिता और रश्मि दोनों के उंगलियों के निशान मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया कि दोनों को नींद की दवा दी गई थी। केस तो कुछ हद तक सॉल्व हो गया था, बस वजह जाननी बाकी थी। वो पता चल गई। चलो, अब तुम दोनों जेल में साथ में रहना। रश्मि, तुम्हें कत्ल करने के इल्जाम में और निकिता, तुम्हें झूठी गवाही देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। देवर भाभी नंदोई सलहज जैसे रिश्तों की मर्यादा भंग होते हुए कई बार सुनी है, मगर पहली बार देवरानी जेठानी के रिश्ते में आया ऐसा मोड़ जिसने 4 जिंदगियां बर्बाद करने के साथ साथ पूरा परिवार ही बर्बाद कर दिया। क्या गलती उनके पतियों की थी जो उन्हें छोड़कर गए, या समाज की जिन्होंने उन दोनों पर आंख बंद करके भरोसा किया? जो भी हो, रश्मि अब हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे है और निकिता घर में अकेली।